नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम हिम्मत है और आप देख रहे हैं सब चैनल स्पोर्ट्स वारी। आशा करता हूँ जो लोग मुझे देख रहे होंगे सब सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और अपने आसपास के लोगों को जरूर खुश रखिए। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो पता है आपको क्या करना है, जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे दबाइए और शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूं। तो आज एक बहुत बड़ा निराशा का दिन है। वो निराशा का दिन इसलिए है क्योंकि आज इंडिया बांग्लादेश से अपना दूसरा वनडे मैच भी हार गई है। जो 3 मैचों की सीरीज थी बांग्लादेश ने, उसमें 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। इसका मतलब भारत ये मैच सीरीज हार चुका है। ऐसा नहीं है कि भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार सीरीज हारा है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सन 2015 में मशरफी मुर्तजा जिसमें कप्तान थे, भारत उसको भी 2-1 से हारा था, जिसमें ऐसा ही सिनेरियो को चल रहा था, जिसमें शुरू के 2 मैच बांग्लादेश ने जीत लिए। तो आज हम पहले भारत बांग्लादेश की जीत में बांग्लादेश को पहले तो शुभकामनाएं बहुत बहुत की उनको ये सीरीज जीतने को मिली। और उनकी परफॉर्मेंस में आने से पहले, मेहंदी हसन मिराज की परफॉर्मेंस से पहले, उनकी बातें करने से पहले मैं थोड़ा आपको भारत की टीम की स्क्रूटनी करके कोशिश करूंगा स्क्रूटनी करने की। आप देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है भारत की टीम में। भारत की टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके टॉप 11 जो अभी हैं वो परमानेंट नहीं है। इससे पहले वाली सीरीज जो वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने खेली थी, उसमें भी आपके पास जो खिलाड़ी थे वो टॉप 11 में परमानेंट नहीं है। शिखर धवन मात्र एक फॉर्मेट खेलते हैं, वो है वनडे, क्योंकि T20 से उनको दरकिनार कर दिया गया है। अब उनको ये डर है कि कहीं उनकी जो प्लेस है ना वो वनडे से भी बाहर ना चले जाए, क्योंकि आप इसका इनसिक्योरिटी का असर उनके स्ट्राइक रेट में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस साल उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 75 से 76 के बीच में है। तो शिखर धवन का स्ट्राइक रेट इतना डाउन जाने का मतलब सिर्फ यह है क्योंकि वो कहीं ना कहीं समय ले रहे हैं। और उस समय क्यों ले रहे हैं? ताकि वो सोच रहे हैं कि भाई मैं थोड़ा समय लूंगा, अपने रन बनाऊंगा, टीम में प्लेस पक्की करूंगा। जो कहते हैं ना एक तरीके से सेल्फिश क्रिकेट ये हो रही है, लेकिन इसके पीछे रीजन है इनसिक्योरिटीज। जो इनसिक्योरिटीज वो आई हैं वो इसलिए आई हैं क्योंकि आपकी जो टीम मैनेजमेंट है ना राहुल द्रविड़ की अंडर में, ये टीम मैनेजमेंट ने किसी भी खिलाड़ी को अभी तक अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, शिखर धवन अगर इसी तरह खेलते रहे तो खतरे की घंटी अब उन पे बज चुकी है उनकी प्लेस पे। देखिए, मान लीजिए अगर आज मैच इंडिया जीत भी जाता, रोहित शर्मा ने काबिले तारीफ, उनकी जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। हाथ में चोट लगने के बावजूद वो 90 नंबर पे खेलने आए और टीम को लगभग वो मैच जिता चुके थे, लेकिन उनके इस प्रयास को मेरा सलाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आज इंडिया मैच जीत जाता, फॉर एग्जाम्पल आज जीत जाता और कल जो पिछला तीसरा वनडे वो भी जीत जाता, तो इससे होता क्या, इंडिया सीरीज जीत जाता और जो अनसुलझी पहेलियां है ना जिसको आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर से क्या होती, अनसुलझी रहती, आपको उसका जवाब नहीं मिलता। आप देखिए जो T20 में आपकी जो हार हुई सेमीफाइनल में, उसमें गलती क्या हुई है? उसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आप सारी बायलैटरल T20 सीरीज जीतते हुए आ रहे थे। और जब आप T20 सीरीज जीतते हुए आ रहे थे, आप जब सीरीज एक के बाद चाहे इंग्लैंड में आपने जीती, आपने होम में ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, तो कुछ ऐसी खामियां थी जिसपे पर्दे पड़ गए थे। और वो पर्दे इसलिए पड़ गए थे क्योंकि आप जीतते हुए आ रहे थे, तो गलतियां आप निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। कम से कम इस सीरीज से ये हुआ है कि अब उन खिलाड़ियों के नाम कम से कम चयनित हो चुके हैं जिनको अब परफॉर्मेंस देनी ही होगी, वरना उनकी प्लेस अभी भी फिक्स नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, T20 ये 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें उनकी प्लेस को खतरा है, क्योंकि शुभम गिल जैसा बंदा बाहर बैठा है जो बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस से इंडिया की टीम में आने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। ईशान किशन बैठा हुआ है, ठीक है, और क्या कहते हैं हमारा संजू सैमसन विकेट कीपर वो भी बैठा हुआ है, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं शिखर धवन की जगह ये तीनों मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। अब मैं आपकी बात करता हूं, ये तो मैं शिखर धवन की बात कर ली क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी है, इसलिए वो अपनी टीम में जगह बनाने के लिए कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं ताकि लंबे रन बना सकें, जिसे कहते हैं सेल्फिश क्रिकेट। और कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है जहां पे आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, किसकी, जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और दूसरा मैं नाम लेना चाहता हूं KL राहुल का। देखिए, आप KL राहुल के जब स्टेट्स निकालेंगे ना तो आपको लगेगा KL राहुल से बढ़िया बल्लेबाज कोई नहीं है। 40+ उनकी एवरेज रहती है, स्ट्राइक रेट भी उनका करीबन 100 के करीब ही है, ठीक है, तो आपको लगेगा उससे बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। देखिए, आपको 2 चीजें बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, आप याद करिए जहां पे KL राहुल ने सिंगल हैंडली आपको मैच जिता के दिए हों, ठीक, या मैं आपसे कहूं KL राहुल की कुछ ऐसी 2-3 इनिंग्स बता दी जहां पे KL राहुल ने प्रेशर सिचुएशन में, बता रहा हूं मैं, प्रेशर सिचुएशन में आपको मैच सिंगल हैंडली जिता के दिया हो। आप नाम लेते हैं सचिन का, आप लेते हैं नाम विराट कोहली का, आप लेते हैं नाम महेंद्र सिंह धोनी का, आप लेते हैं नाम वीरेंद्र सहवाग का, आप लेते हैं नाम सुरेश रैना का, आप लेते हैं नाम युवराज सिंह का। ये बड़े नाम इसलिए हैं, ये लेजेंड्स इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने दम पर, सिर्फ अपने दम पर ऐसे प्रेशर मैचेस, बड़े बड़े प्रेशर मैचेस सिंगल हैंडेडली इंडिया को जिताए हैं, ठीक। KL राहुल की मैं आपको बता रहा हूं टेक्निक पे नहीं, ये बात सिर्फ टेक्निक नहीं, रवि शास्त्री ने भी ये बयान दिया है। KL राहुल की टेक्निक का कोई मसला नहीं है, KL राहुल का सबसे बड़ा मसला है उनकी मानसिकता कहने का मतलब है प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी, ठीक है। यही प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी आपको IPL के दौरान भी देखने को मिलती है, जिसमें उनके खुद के रन तो होते हैं लेकिन वो स्ट्राइक रेट से नहीं होते हैं कि टीम उसमें को ज्यादा फायदा पहुंचे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी जो KL राहुल की है वो कहीं ना कहीं स्क्रूटनी में है। देखिए, पिछले मैच में जो वो प्रेशर में आपने जो कैच डाउन होते हुए देखा, वो आपको उसका जीता जाता एग्जांपल है। आज 69 for 6 से 271 बना दिया बांग्लादेश ने। कैसे पॉसिबल हुआ ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि आपने उनको लाइटली लेने की कोशिश करी, ठीक। अब मैं बात करता हूं इंडिया टीम की बॉलिंग से पहले मैं फिर से एक बार KL राहुल पे बात करना चाहता हूं। देखिए, अगर आप KL राहुल को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करा के उनको टीम में जगह फिट बैठाना चाह रहे हैं उनकी, ये साफ दिखता है क्योंकि KL राहुल एक नेचुरल विकेट कीपर नहीं है, आप इस बात को मानिए, ठीक। KL राहुल
को विकेट कीपर बना के आप बैटिंग कराना चाहते हैं तो वो बात अलग है, फिर तो वही वाली बात है कि आप बाहर किसी की बात सुनेंगे नहीं और जो आपका इच्छा करती है वो करते रहेंगे। जो पिछले 3-4 सालों 5-6 सालों में जो चीज़ चलती हुई आ रही है आप वही चला रहे हैं और वही चीज़ें होती रह रही हैं। संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। छठे नंबर पर या 7वें नंबर पर अगर आप कीपर खिलाना ही है तो संजू सैमसन से बेहतर आपको क्या विकल्प मिल सकता है बताइए, अगर आप कीपर की तलाश कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को आपने दिया ना मौका, देखिए कितने बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं चौथे नंबर पर। आज उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, वनडे में अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो आप कहते हैं संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं दे पा रहे। लॉन्ग रन दीजिए उनको, लेकिन आपको डर है, आपको डर इसलिए है क्योंकि ये बड़े नाम कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से इनको बैकिंग है, पता नहीं किसकी बैकिंग है लेकिन लोगों को बड़े बड़े बैकिंग है। शिखर धवन का जैसे हो गया, केएल राहुल, क्योंकि आपको बिग कॉल लेनी पड़ेगी। देखिए यही गलती आपने टी20 क्रिकेट में करी, आप ढोते आए और लास्ट में हुआ क्या, सन 2021 में जो टीम वर्ल्ड कप में खेली लगभग सेम वही टीम वर्ल्ड कप 2022 में खेली। तो चेंज क्या किया आपने, आईपीएल कराया, लेकिन उस आईपीएल से चेंज क्या क्या करा आपने। आपके नए खिलाड़ी कुलदीप यादव जैसे स्पिनर आपकी टीम में गायब है, युजवेंद्र चहल आपकी टीम में नहीं है और टीम में होते तो आप उनको मौका नहीं देते। तो ये सब चीजें तो आपको अब यह है कि कम से कम रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा है तो स्क्रूटनी होगी, और मैं तो बस कामना करता हूं इसकी स्क्रूटनी अच्छे से हो ताकि कम से कम इस टीम मैनेजमेंट जो राहुल द्रविड़ के अंडर अभी आई है जो इसकी स्क्रूटनी अच्छे से हो, जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है वो जागे और कुछ अच्छे निर्णय लेके नए खिलाड़ियों को मौका दे। देखिए उमरान मलिक ने आज बॉलिंग करी, ठीक है, मोहम्मद सिराज ने आज बॉलिंग करी, दोनों हालांकि थोड़े बहुत कॉस्टली रहे लेकिन कम से कम सीख रहे हैं ना। नए खिलाड़ियों से हार गए कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखाया। मोहम्मद सिराज ने पोटेंशियल दिखाया ऊपर से विकेट लेने का, ठीक है। आपको क्या कहते हैं 151 की स्पीड से बोल्ड मार के दिया उमरान मलिक के, कहने का मतलब है उनके पास एक रॉ पेस है और रॉ पेस अपना यूज कर सकते हैं और आपको जितना यूटिलाइज हो सकता है उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ अनसुलझे पहलू हैं, अगर आप या कोशिश करेंगे। देखिए अभी इस टीम में सूर्य कुमार यादव बाहर है, इस टीम में हार्दिक पांड्या बाहर है, इस टीम में रविंद्र जडेजा बाहर है, ठीक, इस टीम में अभी भुवनेश्वर कुमार बाहर है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार को बैकिंग है इस टीम मैनेजमेंट की। तो आप जब ये 4 खिलाड़ी आएंगे तो आप किसको बाहर करेंगे, आप बाहर किसी न किसी को करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप नए खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं, जब उनको अपनी जगह की परमानेंट कहते हैं ना, परमानेंट उनको पता है कि मैं कितना भी अच्छा खेल लूं, कितनी सी भी कोशिश कर लूं मेरी जगह परमानेंट नहीं हो सकती, तो सब लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसा खेलें कि अपने रन कर दें ताकि हम क्रेडेंशियल में रहें आने वाली अपनी टीम की सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब बात मैं करना चाहता हूं यहाँ पे, अब आती है सिलेक्शन कमेटी की बात। सिलेक्शन कमेटी की बात इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हार्श कॉल लेने पड़ेंगे। देखिए सन 2007 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, सन 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने वर्ल्ड कप कैसे जीता, क्योंकि जब 2007 का एक कहते हैं ना बहुत दुखदायी अंत हुआ 50 ओवर वर्ल्ड कप का इंडिया का, तो उसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, इन सब ने बैकआउट कर लिया था कि हम वो टी20 में नहीं जाएंगे और उन्होंने नए खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश करी, जिसमें रोहित शर्मा भी सन 2007 में खेले थे, ठीक है। अब ये हार्श कॉल उस समय सिलेक्शन कमेटी ने ली, ये कदम उठाए गए सीनियर खिलाड़ी द्वारा, जैसे सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली या फिर राहुल द्रविड़ जैसे या विवेक लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों ने, ठीक है। उनमें ये पोटेंशियल था, वो इतने बड़ी कॉल ले सकते थे, लेकिन आज की डेट में ये बड़े खिलाड़ी जिनका मैं नाम ले रहा हूं ये पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पे रोल आता है सिलेक्शन कमेटी का, और सिलेक्शन कमेटी को कहीं ना कहीं ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको अब कुछ नई सोच के साथ चलना है या वही घिसी पिटी सोच जो पिछले 2015 के वर्ल्ड कप में खिलाड़ी खेल रहे थे, 2019 के वर्ल्ड कप में खिलाड़ी खेल रहे थे, वही खिलाड़ी क्या 2023 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको टीम थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी ना। इंडिया में वर्ल्ड कप है तो आपको कहीं ना कहीं इंडिया की कंडीशन में आपको होम एडवांटेज भी है, प्लस आप में एडेड प्रेशर भी है क्योंकि आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। मेहंदी हसन मिराज पिछले मैच में भी एक सिंगल हैंडली मैच जिता के ले गए, आज के मैच में भी सिंगल हैंडली मैच जिता के ले गए। इस सीरीज से पहले उस बंदे का नाम कोई नहीं जानता था, आज उस बंदे ने अपने शतक मार के, चाहे देखिए 100 होता है, आपको उसे कहीं ना कहीं शाबाशी देनी पड़ेगी और उनको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग करी है। 69 for 6 से उन्होंने जो महमूदुल्लाह के साथ पार्टनरशिप करी वो बहुत क्रुशियल थी, और महमूदुल्लाह मैं बता रहा हूँ बहुत पोटेंशियल खिलाड़ी है। बड़े टूर्नामेंट में भी इनका भी यही प्रॉब्लम है कि प्रेशर मैचेस में ये भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है इनको। बांग्लादेश के लिए भी देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 2015 में भी इन्होंने धोनी की टीम अगुवाई की टीम को हराया था, ठीक है, लेकिन उससे इनको फायदा क्या हुआ, 2019 के वर्ल्ड कप में फिर इनकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप खुशी मनाइए, बहुत अच्छी बात है आप खुशी मनाइए, लेकिन आप भी खुशी मना के दो वर्ल्ड कप जैसे बड़ी स्टेजों में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इंडिया इससे पहले हर बायलेटर सीरीज पेटीएम सीरीज जीतता हुआ आया था, लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी वही परफॉर्मेंसेस थी, ठीक। कम से कम इस हार की वजह से भारत में अब स्क्रूटनी होगी और कुछ बड़े डिसीजन मुझे लगता है ले लिए जाएंगे जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। उमरान मलिक आपको एक पॉजिटिव साइन मिला है, मोहम्मद सिराज आपको एक पॉजिटिव साइन मिला है, रोहित शर्मा की आज बैटिंग उनकी परफॉर्मेंस हाथ में लगने के बावजूद उन्होंने जिस हिसाब से खेला वो आप एक पॉजिटिव साइन है मान ले, ठीक है। श्रेयस अय्यर, अब देखिए श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे मुझे लगता है फिट है, और 5वें नंबर पे मेरे हिसाब से खेलना चाहिए आपका सूर्य कुमार यादव सर, ठीक है। सूर्य कुमार यादव जी खेलेंगे अगर आपके 5वें नंबर पे, तो आपका मेरे हिसाब से, मैं केएल राहुल को अपनी टॉप 11 में नहीं रखता हूं, मेरे हिसाब से उस पोजीशन में या तो कहते हैं संजू सैमसन की जगह बनती है, और संजू सैमसन नहीं तो ऋषभ पंत, ठीक। इन दोनों में से अगर कोई खिलाड़ी को मौका दे जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ओपनिंग में मैं सीरियसली कंसर्न है मेरा, क्योंकि टी20 में भी इंडिया की ओपनिंग कंसर्न थी, वनडे में भी टी20 में इंडिया की ओपनिंग कंसर्न है, और शिखर धवन को कहीं ना कहीं ये बात समझने की जरूरत है कि अब वो समय चले गया है जहां पे आप अपना समय लेके मैच खेलें, क्योंकि अब टेस्ट मैच भी आज शिखर धवन जिस स्पीड से खेलते हैं ना, उस स्पीड से ज्यादा की स्पीड से टेस्ट मैच इंग्लैंड खेल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक तरीके से आई ओपनर है। और केएल राहुल
28 बॉलों में 14 रन। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी प्रेशर मैचेस होते हैं ना, जब भी इस तरीके के प्रेशर मैचेस होते हैं जहां पे टीम को सबसे ज्यादा डिमांड होती है केएल राहुल से, वहां पे केएल राहुल मैक्सिमम टाइम आपको निराश कर। प्रॉब्लम यह है कि प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी जो है उनकी दूसरे बड़े खिलाड़ियों के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। क्लास में और उनके टेक्निक में आज तक किसी को कोई इशू नहीं रहा। और ये सिर्फ बातें मैं नहीं कर रहा हूं, रवि शास्त्री अपनी उनके कोच थे जब इंडिया की टीम में, उन्होंने ये बात खुद बाहर आके बोली है कि हाँ ये थोड़ी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी की दिक्कत है केएल राहुल में, और ये चीज आपको आईपीएल में भी देखने को मिलती है। तो मैं कामना करता हूं इस हार के बाद कम से कम बीसीसीआई थोड़ी जागेगी, चयनकर्ता थोड़े जागेंगे और जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो डिजर्विंग खिलाड़ी हैं, उनको मौका दिया जाए। ठीक, ये मेरी कामना है। तब अगर मेरी कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल दरुंदा के, और शेयर कीजिए अपने लोगों में। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलने तक, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।